बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दाऊद, तुम आज काम पर मत जाना। मैं जैसे ही काम पर जाने लगा, भाभी ने मुझे पीछे से रोक लिया, जिस पर मुझे बड़ी उलझन और हैरत हुई थी, क्योंकि कभी भी भाभी ने मुझे ऐसे नहीं रोका था, बल्कि वो तो मुझे बुलाना भी पसंद नहीं करती थी। मैं भी रुक गया और कहा, क्यों, खैरियत है? उस पर वो कहने लगी, नहीं खैरियत नहीं है, तुम्हारे भाई कहीं काम से गए हैं, घंटे तक आ जाएंगे, तो उन्होंने बात करनी है कुछ। ये सुनकर मैं एकदम से ठिठक गया। किस मुतालिक बात करनी है भाई ने? मैंने तफ्तीशी अंदाज में पूछा, जिस पर भाभी ने मसनूई सा कहा कि वो नहीं जानती। तुम्हारे भाई किस मुतालिक बात करने वाले हैं तुमसे? मगर मैं अच्छी तरह जानता था कि जो बात भी होगी उसके पीछे लगाई बुझाई भाभी ने ही की होगी, और उन्हें इस बात का इल्म ना हो, मैं यकीन ही नहीं कर सकता। भले से मैं छोटा था, मगर इन्हीं भाभी और भाई के रवैयों ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। मैंने इस बात पर कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप घर से निकल गया, जबकि भाभी पीछे बार बार पुकार रही थी कि तुम्हारे भाई को मैं क्या जवाब दूंगी, वगैरह वगैरह। मगर मुझे अब इस बात की परवाह नहीं थी। आज भाई की वजह से ही मैं ऐसे धक्के खा रहा था, और अपना घर होने के बावजूद इसमें किराया अदा करके रहना पड़ रहा था। फिर मैं किस नाते से उन्हें भाई या भाभी का दर्जा देता? हाँ, उनकी इज्जत करता था, मगर उन्होंने अपनी इज्जत में कमी करने के अलावा मुझे कभी किसी बात का भी मौका नहीं दिया। मैं चलता हुआ यही बातें सोच रहा था, जब अचानक से एक गाड़ी आकर मुझसे टकरा गई। इस हादसे में कसूर गाड़ी वाले का नहीं था, मेरा ही था, क्योंकि मैं बगैर किसी ध्यान के अपने ही ख्यालों में खोया हुआ ट्रैफिक से भरी सड़क पर चल रहा था। टक्कर के बाद मैंने खुद को जमीन पर गिरते और इर्द गिर्द खून फैलते हुए देखा। लोग बार बार कह रहे थे, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, लड़के को देखो, कहाँ कहाँ चोटें आई हैं। उसके बाद मुझे किसी भी बात का होश नहीं रहा और मैं बेहोश हो गया। दोबारा जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था और मेरा पूरा वजूद पट्टियों में जकड़ा हुआ था। इर्द गिर्द एक दो स्टैंड थे जिन पर ड्रिपें लटकी हुई थी, और करीब ही नर्स खड़ी मेरा बुखार चेक कर रही थी। जब मैंने आंख खोली तो वो सर्द से लहजे में पूछने लगी, अब कैसा महसूस कर रहे हो? मगर मैंने नफी में सर हिलाकर बमुश्किल कहा कि मेरा पूरा जिस्म दुख रहा है। उस पर नर्स ने मुझे एक टीका लगा दिया। मेरे घर वालों से राब्ता हुआ। टीका लगते ही मेरा दिमाग फिर से बोझल होने लगा, मगर मैंने हिम्मत करके वो सवाल पूछ ही लिया जो सबसे पहले वो लोग पूछा करते हैं जिनके रिश्तेदार वाकई इस दुनिया में मौजूद होते हैं। मेरे भी थे, पर ये अलग बात थी कि वो मुझे अपना कुछ नहीं समझते थे। नर्स ने न जाने क्या जवाब दिया, क्योंकि मुझ पर एकदम से गनूदगी सवार हो गई थी और मैं होशो हवास से बेगाना होकर फिर से नींद में चला गया था, बगैर ये जाने कि मेरे भाई को इस बात का इल्म है या नहीं। दोबारा मेरी आंख खुली तो कमरे में कोई नहीं था। मैं इस मर्तबा थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। काफी देर खाली आंखों से छत को घूरता रहा, जब एक लड़की कमरे में आई और मुझे देख कर कहने लगी, मैं यहाँ इंटर्नी हूँ, और आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा महसूस कर रहा हूँ। फिर पूछा, मुझे क्या हुआ है? जिस पर वो अफसोस से बोली, अब तो आप बहुत बेहतर हैं, वरना पहले आपकी हालत काफी खराब थी। डॉक्टर तो आपका पाँव काटने वाले थे। वो शायद कोई बहुत ही बातूनी लड़की थी। ऐन उसी लम्हे वही करख्सी नर्स कमरे में दाखिल हुई और उस लड़की को डांट कर कहने लगी, इसलिए हम इंटर्नी नहीं रखते, जहाँ जिससे दिल चाहता है बातें करने खड़ी हो जाती हैं। वो मरीज अभी उठा है और तुम उसका दिल दहला रही हो। नर्स ने उस बेचारी को अच्छी खासी सुनाकर कमरे से भेज दिया। फिर मेरे पास आई तो मैं वैसे ही शौकी हालत में था। इससे पहले वो मेरे टीका लगाती, मैंने जल्दी से पूछा, क्या सच में पैर कट गया मेरा? उस बात पर नर्स ने नफी में सर हिलाया और कहा, नहीं, बच गया है। यही वजह है मैं हमेशा इस लड़की को यहाँ आने से रोकती हूँ। पता नहीं मरीजों को क्या कुछ बताती रहती है, मगर मुझे नर्स की इन बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। मैंने पूछा, मुझे यहाँ कितने दिन हो गए हैं? नर्स ने बताया, आज चौथा दिन है, वरना पहले 3 दिन तो तुम्हारी हालत बड़ी नाजुक थी, मगर अब तुम बेहतरी की जानिब जा रहे हो। उम्मीद है अगले 3 दिन बाद तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और मेरे घर इतला दी। उस पर नर्स ने हैरत से मुझे देखा और फिर नफी में सर हिलाकर कहने लगी, हमें कैसे पता होगा तुम्हारे घर वालों का? ना तुम्हारे पास मोबाइल है और ना ही कुछ और। चलो, वैसे भी तुम ठीक हो, नंबर बताओ, मैं इत्तला कर देती हूँ। मुझे वो औरत शुरू से जितनी सख्त लगी थी वो इसके बिल्कुल मुतजाद थी। मेरे साथ बड़ी नरमी से बातें कर रही थी। मैंने भाई का नंबर बताया तो वो मेरे पास ही खड़ी होकर फोन करती रही, मगर उनका नंबर बन जा रहा था। भाभी ने अलबत्ता फोन उठा लिया। नर्स ने उन्हें मेरे एक्सीडेंट के मुतालिक बताया तो वो कहने लगी, वो अच्छा खासा कमाता है, कर लेगा खर्चे पूरे। फिलहाल तो हम मुश्किल में हैं, हमारे अपने ही खर्च पूरे नहीं हो रहे, और इसे कहीं ठीक हो जाए तो घर आ जाए, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी सुनाकर फोन ठक से बंद कर दिया, जिस पर नर्स भी कुछ पल के लिए परेशान सी हो गई। चूंकि फोन स्पीकर पर था तो मैंने भी ये सब सुना था। नर्स मुझे इसके बाद कुछ कहने लगी, मगर मैंने हाथ उठाकर उसे मना कर दिया और कहा, जानता था यही सब होगा, खैर मुझे दे देना, मैं भर दूंगा। उस पर नर्स कहने लगी, ये सरकारी अस्पताल है तो यहाँ सिर्फ थोड़ा बहुत दवाइयों का बिल ही होगा, वरना वैसे तो कोई खर्चा नहीं है। मैं वहाँ 3 दिन रहा, मगर कोई शख्स भी मेरा हाल अहवाल लेने वहाँ पर नहीं पहुँचा। 3 दिन बाद मुझे जब डिस्चार्ज किया गया
तो मैं घर जाने की बजाय अपने शहर में मौजूद एक दरबार पर चला गया, क्योंकि घर जाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था। काफी देर दरबार पर बैठा रहा और दुआ करता रहा कि काश कोई मेरा भी अपना होता। जिस्म पर पट्टियां बंधी थी, अलबत्ता उनमें दर्द काफी हद तक कम हो गया था। वहीं बैठे बैठे ख्याल आया, क्यों ना मैं घर ही चला जाऊं। यहाँ बैठकर मैं खुद को ही अजियत दूंगा, तो बेहतर है घर जाकर चुपचाप कमरे में बंद हो जाऊं, ना किसी से सवाल करूं और ना ही उनके सवालों का जवाब। ये सोचकर दिल पर से बोझ खत्म हो गया और मैं बड़ी मुश्किल से घर के पीछे चला आया, जहाँ लोहे की सीढ़ियां थी और ऊपर चौबारे में जाती थी। मेरा कमरा चौबारे पर ही था। वैसे आमतौर पर मैं घर के अंदर वाली सीढ़ियां इस्तेमाल करता था, मगर इस वक्त मैंने वही लोहे की सीढ़ियां इस्तेमाल की और डायरेक्ट अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लिया। खाना मैं दरबार से ही खा चुका था, तो पेट भरा हुआ था। अपने बिस्तर पर लेटकर मैं सोचने लगा कि अब कल अस्पताल के जो छोटे मोटे बिल हैं वो कैसे अदा करने हैं। मेरा कमरा वैसे ही गंदा हो रहा था जैसे मैं छोड़ कर गया था। चूंकि कमरे को मोटा ताला लगा था, तो किसी ने यहाँ आने की जहमत नहीं की, बल्कि मुझे किसी ने अस्पताल में आकर पूछने की जहमत नहीं की। तो ये तो फिर कमरा था, बेजान शय, इसे कौन पूछता। पूरी रात मेरी बड़ी बेचैनी में गुजरी। आखिरी पहर पाँव में दर्द होने लगा, मगर किसी तौर बर्दाश्त कर लिया और कोई आवाज करने से हद्दुल मकदूर कोशिश की। मैं और भाई तो एक ही माँ बाप की औलाद थे, तो फिर वो क्यों। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था मैंने उनकी इज्जत ना की हो, मगर उन्होंने हमेशा मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि गोया मेरा उनसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। मैंने अपनी जो जमा पूंजी रखी थी वो उठाई और पहले तो अस्पताल जाकर उनके वाजिबात अदा किए, फिर काम पर चला गया। मैं एक होटल पर बेरागिरी करता था। मालिक मुझे देखते ही गुस्से से बोला, कहाँ थे इतने दिन। मगर जब मेरे पैर को पट्टियों में जकड़े देखा तो थोड़ा ढीला पड़ा और कहा, तुम इतने रोज नहीं आए, हमारा तो काम है ये, इसे तो बंद नहीं कर सकते ना, सो हमने नया लड़का रख लिया है। जाहिर सी बात है कौन इंतजार करता मेरा, मगर मुझे फिर भी दुख हुआ कि आज तक मैंने इस शख्स को शिकायत का मौका नहीं दिया। और लेकिन जहाँ शिकायत मैंने अपने सगे भाई से नहीं की थी, तो इससे क्या करता। मैंने मालिक से कहा कि मैं खाते का काम कर लेता हूँ, मगर मुझे नौकरी से मत निकालो। पर वो रखने को तैयार ही नहीं था कि तनख्वाह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। मतलब वहां से भी साफ जवाब मिल गया। मैं बेबसी से जैसे ही मुड़ने लगा तो वो मालिक कहने लगा, देखो मैंने जानबूझकर तुम्हें इस नौकरी से नहीं निकाला, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। मैंने उसे नजरअंदाज करना चाहा, मगर मालिक जबरदस्ती मुझे कमरे में ले गया और बोला, मैं जानता हूँ तुम कितने मजबूर हो, मगर मुझे भी तुम्हारा ख्याल है। सालों से तुम मेरे पास काम कर रहे हो, मगर शिकायत नहीं मिली। तुम्हें याद है वो अरबी औरत। मैं जो उसकी बातें बेतौजही से सुन रहा था, अचानक से ठटक गया और इस बात में सर हिला दिया, मगर उसे शायद मेरी बात पर यकीन नहीं था। तभी हवाला देकर बोला, वो मोटी सी औरत जो बुर्के में थी और भारी टिप भी देकर गई थी, अरबी में ही बात करती थी। वो अभी भी मेरी जानिब यूं देख रहा था, शायद अब मुझे याद आ गई, मगर मुझे वो पहले ही याद आ चुकी थी। सो मैंने कहा, हाँ याद है, आगे बताओ। वो तुम्हें देखकर गई थी, बल्कि तुमने ही उसका ऑर्डर मुकम्मल किया था। हफ्ता पहले तुम्हारा पूछ रही थी। मैंने कहा, पता नहीं वो क्यों नहीं आया, उसके बाद रोज आती है, इसी वजह से मैं तुम्हें नहीं रखना चाहता। मुझे डर है कि वो तुम्हें सच में ढूंढकर अपने साथ ना ले जाए। आगे तुम्हारी मर्जी। मैं सोचना चाह रहा था कि मालिक झूठ बोल रहा है, मगर चाहकर भी ये नहीं सोच सका, क्योंकि मुझे यकीन था वो शख्स एकदम सच बोल रहा है। मैं और वो अंदर ही खड़े थे जब एक लड़के ने मालिक को बताया कि वही अरबी औरत आई है और दाऊद का पूछती है, तो मेरा यकीन मजीद पुख्ता हो गया। मालिक ने मेरी जानिब देखा, गोया पूछ रहा था, अब बताओ आया यकीन मेरी बात का। इससे पहले वो जाकर उस औरत को मना करता कि कोई दाऊद नहीं है, यहाँ मैं दुकान की पिछली तरफ से बाहर निकल गया। मालिक ने भी जाकर वही जवाब दे दिया कि मैं काफी दिनों से वहाँ नहीं गया। मैं उस औरत की गाड़ी को पहचानता था, क्योंकि पहले रोज ही मुझे उसकी गाड़ी बहुत पसंद आई थी। सो उसकी गाड़ी की साइड पर जाकर खड़ा हो गया। वो औरत आकर अपनी गाड़ी में बैठी तो साथ ही मैं भी शीशे की जानिब झुक गया और पूछा, क्यों ढूंढ रही हो मुझे। मेरी बात पर वो बिल्कुल भी नहीं डरी। बड़े आराम से फ्रंट का दरवाजा खोलकर मुझे बैठने का इशारा किया। मुझे एक पल के लिए तो डर लगा था, मगर फिर मैं आर या पार का फैसला करते हुए वहां बैठ गया, क्योंकि वैसे भी किसी को मेरा क्या ख्याल था जो मैं ऐसे डरता फिरता। हाँ, क्यों आती हो रोज मेरा पता करने। उस पर औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप गाड़ी चला दी। मैंने 2-3 मरतबा और भी पूछा, मगर वो तो गोया मुंह सी कर बैठी थी। बिलाखिर मुझे भी चुप होना पड़ा, क्योंकि बोलने का फायदा नहीं था। आधे घंटे बाद उसने गाड़ी एक कोठी के सामने रोक दी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला तो गाड़ी भी अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने नौकर को इशारा किया तो वो मुझे उसके पीछे ड्राइंग रूम में ले आया। मैंने अब भी बेचैनी से पूछा कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो, जबकि मैं 1000 मरतबा तुमसे एक ही सवाल कर चुका हूँ, मगर कोई जवाब नहीं दे रही हो तुम। बिलाखिर उसकी चुप टूटी और वो कहने लगी, मैंने तुम्हें जबरदस्ती अपनी गाड़ी में नहीं बिठाया, तुम खुद सवार हुए थे। रही बात तुम्हें ढूंढने की, तो मुझे एक मुलाजिम चाहिए था। इस बात पर मैं हैरानी से बोला, तो कोई भी दूसरा मुलाजिम रख लेती, मेरी खातिर वहाँ इस दुकान के चक्कर क्यों लगा रही थी। वो नफी में सर कर बोली, तुम नहीं समझोगे मासूम बच्चे, मगर खैर ये तुम्हें सारा काम समझा देगा और अब से तुम ही मेरे घर के हेड सर्वेंट होगे। मैंने तीखी आवाज में कहा, अगर मैं यहाँ काम ना करूँ तो।
وہ بولی مت کرو، جا سکتے ہو، مگر مجھے یقین ہے تم یہاں کام کرو گے، ہر حال میں کرو گے، تمہیں یہاں رہائش بھی ملے گی، تنخواہ بھی ملے گی اور ہر وہ آسائش ملے گی جو تم چاہو گے۔ لیکن مجھ پر اتنی مہربانی کیوں؟ میں ابھی تک حیران تھا کیونکہ یہ سب کچھ بلا وجہ نہیں ملتا ہوتا، مگر اس عورت نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے میں اس ساری صورتحال پر غور کرنے لگا کہ یہ کہاں جھول ہے یا کہیں سے کوئی سرا میرا ہاتھ آ سکے۔ آخر کوئی یہ عورت مجھے ہی یہاں کیوں لانا چاہتی تھی اور میرے لیے اس دکان کے اتنے چکر کیوں لگائے؟ اوپر سے کتنے یقین سے کہہ رہی تھی کہ تم میرے ہیڈ سرونٹ ہو اور میرے لیے کام کرو گے۔ میں نے بہت سوچا، جتنا دماغ لڑا سکتا تھا لڑایا، مگر کسی طور بھی کوئی سرا ہاتھ آ کر نہیں دے رہا تھا۔ تھک ہار کر میں وہیں پر بیٹھ گیا جب ایک نوکر آیا اور مجھے اپنے ساتھ سرونٹ کوارٹرز میں لے آیا۔ میرا کوارٹر سب سے پیارا اور خوبصورت تھا۔ اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا تم یہاں کام کرو گے تو میں کوارٹر کھول دوں۔ اس عربی عورت کے نوکر بھی اس کی طرح تھے، اس نوکر نے بھی مجھے کوارٹر میں لا کر چھوڑا بغیر میری مرضی جانے۔ میں نے بھی خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ واپس جاتا تو کس کے لیے؟ اس بھائی اور بھابھی کے لیے جنہوں نے 8 دنوں سے میرا پتہ لینے کی کوشش نہیں کی تھی اور کسی غلاظت کی مانند مجھے گھر میں ایک سائڈ پر پھینکا ہوا تھا۔ بھابھی تو اس قدر مجھ سے خار کھاتی تھیں کہ شروع میں انہوں نے میرے کھانے پینے کے برتن ہی الگ سے رکھے تھے اور نہ خود ہاتھ لگاتی تھی اور نہ ہی اپنے بچوں کو چھونے دیتی تھی۔ یہ تو پھر بعد میں کہیں جا کر مجھے ہی خیال آیا کہ ان سے الگ ہوا جائے۔ میرا دل چاہا کہ ایک بار بھائی کو ضرور بتاؤں، شاید میرے اندر احساس باقی تھا بھی۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو سامنے ہی ٹیبل پر فون رکھا تھا جو یقیناً میرے لیے ہوگا، اور اگر میرا نہیں بھی تھا تو فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے بھائی کا نمبر ملایا تو 2-4 بیلوں کے بعد انہوں نے بالآخر فون اٹھا لیا۔ ان کے فون اٹھاتے ہی میں نے لہجہ سرد بنانے کی کوشش کی، مگر میری آواز کانپ گئی اور کہا کہ بھائی میں داؤد ہوں۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر وہ ذرا سختی سے بولے، کہاں تھے اتنے دن؟ یہ نہیں پوچھوں گا کیونکہ تم اپنی مرضی کے خود مالک ہو، اب یہ بتاؤ فون کیوں کیا ہے؟ میرا دل جو ایک دم سے زندگی کی رمق پا کر مسرور ہوا تھا چھناک اس سے ٹوٹ گیا۔ میں نے دھیرے سے کہا، بھائی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مگر وہ بات کاٹ کر بولے، جانتا ہوں تمہاری بھابھی نے بتایا تھا، مگر مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تمہارے وجود کی مانند وہ ایکسیڈنٹ بھی جھوٹا ہی ہوگا۔ خیر جہاں بھی رہو، گھر آنا چاہو تب بھی نہیں روکوں گا، مگر اب دوبارہ فون مت کرنا۔ اس جملے کے ساتھ ہی فون کٹ گیا اور صرف ٹوں ٹوں کی آواز ہی کانوں میں پڑ رہی تھی۔ میں بے یقینی سے فون کو ہاتھ میں لیے ان الفاظوں پر یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو چند لمحے پہلے سیسے کی مانند میرے کانوں میں انڈیل گئے تھے۔ میں وہیں لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ بھائی کے ساتھ میں نے اپنی زندگی میں کہاں پر برا کیا تھا جو وہ ایسا رویہ دکھا رہے ہیں۔ پہلے ٹھیک تھا، جب اماں ابا کی وفات ہوئی تو اس وقت بھی ٹھیک تھے، انہوں نے ہی پالا پوسا تھا، ہر ضرورت کا خیال رکھا تھا، مجھے پڑھاتے بھی تھے، گویا ہر طرح سے ایک بڑے بھائی ہونے کا کردار نبھایا۔ اس کے بعد بھائی کو اپنی یونیورسٹی کی ہی لڑکی پسند آ گئی۔ اس لڑکی کے والدین کو بھی اعتراض نہیں تھا کیونکہ بھائی صحیح کماتے تھے، تو چٹ منگنی اور پٹبیا والا حساب ہو گیا۔ بھابھی گھر آئی تب بھی بھائی نے ہمیشہ مجھے اچھا اور برتر مقام دیا۔ پہلے روز ہی بھابھی کو پاس بٹھا کر بتایا کہ یہ میرا بھائی نہیں، اسے میرا بیٹا سمجھنا، رومانہ کبھی بھی اس کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ اماں ابا کے بعد یہی ایک میرا رشتہ اس دنیا میں بچا ہے اور مجھے پوری امید ہے تم بھی اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرو گی۔ بھابھی نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا اور اس دن کے بعد واقعی انہوں نے بھائی کی ہر بات مان کر دکھائی۔ میں اسکول میں اپنے سب دوستوں کو بتاتا تھا کہ میری بھابھی اتنی اچھی ہیں، وہ یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے۔ سال بھر تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا، میں بھی نوابوں کی مانند زندگی بسر کر رہا تھا، کہیں بھی کوئی دکھ نہیں تھا۔ پھر بھائی کو پہلے والی نوکری سے بھی اچھی نوکری مل گئی، مگر وہ دوسرے شہر میں تھی، سو ہمیں بھی شہر بدلنا پڑا۔ بھائی بڑے خوش تھے، بلکہ ہم سبھی بڑے پرجوش تھے کیونکہ نئے گھر میں جا رہے تھے۔ پرانا گھر بیچ چکے تھے پر نئے گھر میں جا کر ایک روز بھی مجھے خوش نصیبی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد سے میری زندگی کا تاریک دور شروع ہو گیا۔ اس گھر میں داخل ہونے کے بعد میں اپنے پرانے بھائی کو ڈھونڈتا ہی رہ گیا جو مجھ سے بڑی محبت اور نرمی سے بات کرتا تھا۔ میں نے بھائی سے کہا کہ مجھے الگ کمرہ چاہیے، اس پر انہوں نے مجھے بڑے آرام سے نظر انداز کیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے تھکاوٹ سمجھ کر اس بات کو زیادہ نہیں سوچا۔ اگلے روز بھابھی سے بات کی تو ان کا رویہ بھائی سے بھی زیادہ خراب تھا۔ مجھے انہوں نے صاف لفظوں میں منع کر دیا کہ میرے ساتھ زیادہ مخاطب ہونے کی ضرورت نہیں اور اپنے کام اب سے خود کرنا۔ کھانے کے لیے انہوں نے ایک گلاس، پلیٹ اور کٹوری نکال کر الگ کر دی کہ ان برتنوں کے علاوہ گھر میں سے کوئی برتن استعمال نہ کرنا۔ میں تو ششدر رہ گیا کہ بھلا ایک ہی رات میں ایسا کیا ہنگامہ ہو گیا کہ میرے بھائی بھابھی نے مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ اوپر سے واللہ ان کا یہ دل دکھانے والا رویہ۔ میں شام تک ضبط کیے بیٹھا رہا۔ جب بھائی آئے تو ان کے پاس فوراً سے پہنچ گیا اور کہا، بھائی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ بھابھی نے بھی برے طریقے سے بات کی مجھ سے، مگر بھائی کا رویہ اس سے زیادہ تکلیف دہ اور ہتک آمیز تھا۔ وہ تلخی سے بولا، شکایت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو کر رہی ہے کرنے دو، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو سب کچھ برداشت کرنا ہوگا، اور رہی بات تمہاری، نہ بھی رہنا چاہو یہاں تو کوئی زبردستی نہیں، اور خبردار جو آئندہ مجھ سے مخاطب ہونے کی کوشش کی تو۔ اس دن کے بعد وہ ہنستا کھیلتا داؤد بھی بدل گیا۔ تب میری عمر 12 سال تھی، مگر میں گویا ایک بونا بن چکا تھا جس کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے، مگر اسے دنیا اپنے رویوں سے ایک رات میں ہی بڑا کر دیتی ہے۔
फिर भाभी ने खर्चा देने से भी हाथ खींच लिया। वो पता नहीं मुझे खाना कैसे दे रही थी, यही समझने से कासिर था मैं। मुझे अपनी छोटी छोटी जरूरियात के लिए उनके आगे हाथ फैलाना पड़ता था। कभी कॉपी लेनी होती तो कभी क्या, हर बार वो बड़े बुरे तरीके से तोड़ती थी मुझे। बिलाखिर तंग आकर मैंने स्कूल ही छोड़ दिया और एक ढाबे पर बेरागिरी करने लगा। भाई को इल्म हुआ तो उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, बस खर्च जो थोड़ा बहुत मिल जाता था वो देने से हाथ खींच लिया। मैंने भी उसके बाद कभी पैसे नहीं मांगे। एक रोज भाभी ने मेरी चारपाई और बाकी थोड़ा बहुत सामान चौबारे पर रखवा दिया। मैं भी खुश था कि चलो ऐसे उनके दरमियान कम बैठूं उठूंगा। पहली रात वहां सोया तो बहुत रोया था, क्योंकि वालिदैन तो मैंने अपने देखे ही नहीं थे, मुझे तो भाई नहीं पाला था। अब एकदम से उनका बदलता रवैया मेरे दिल पर गुम हो चुका था। अगले रोज काम पर जाने के लिए नीचे उतरा तो भाभी ने किराए का तकाजा कर दिया कि तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर रहे हैं, काफी है, अगर यहाँ रहना है तो किराया देना होगा। मैंने जेब में हाथ मारा और जितने पैसे थे उनकी हथेली पर रख दिए। मुझसे पैसे लेते हुए वो कहीं से भी पढ़ी लिखी नहीं लग रही थी। खैर मैं किराया देता हूँ, ये बात भाई को भी मालूम थी, मगर वो चुप थे, बल्कि शायद उनकी जिंदगी में अब मेरे मुतालिक एक चुप ही रह गई थी। बस फिर इसके बाद मैं वहाँ हर महीने किराया दिया करता था और खाना ढाबे से ही खा आता और रात के लिए साथ भी ले आता। मेरी जिंदगी एक मशीन की मानने चल रही थी, जिसमें कहीं भी खुशनुमाई नहीं होती। और अब मैं उस अरबी औरत के घर में बैठा था, जिसका हर अमल मुतजस्सिस कर देने वाला था। मैं बेड पर लेटा उसके मुतालिक सोच रहा था जब क्वार्टर का दरवाजा खुला और अरबी औरत मेरे सामने आन खड़ी हुई। और अब मैं उस अरबी औरत के घर में बैठा था, जिसका हर अमल मुतजस्सिस कर देने वाला था। मैं बेड पर लेटा उसके मुतालिक सोच रहा था जब क्वार्टर का दरवाजा खुला और अरबी औरत मेरे सामने आन खड़ी हुई। मैंने जल्दी से कहा, मुझे पूरी बात बताओ कि तुम मुझसे चाहती क्या हो। मगर वो चुपचाप मुझे देखती रही, जिस पर मैं झुंझला गया और कहा, जो बात है खुलकर करो, बिला वजह तजस्सुस में डालने की जरूरत नहीं। बिलाखिर वो बोल पड़ी कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, ये बात तो तुम बता चुकी हो। मैंने उकता कर कहा, मगर वो हनूज उसी लहजे में बोली, नहीं वो काम नहीं, मैं तुमसे कुछ खास काम लेना चाहती हूँ। कैसा काम? अब की बार मैंने तेजी से कहा, तुम्हें एक काम सिखाया जाएगा जिसमें सोना बनाना होगा और फिर वो सोना तुम मेरे असिस्टेंट बनकर बेचोगे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये औरत क्या बातें कर रही है। मैंने कहा, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, तुम इसे खुलकर समझाओ। वो गहरा सांस भरकर बोली, मैं अरबी औरत हूँ, सब जानते हैं, मगर मैं यहाँ असल काम सोना बेचने का करती हूँ, सो सब लोगों को मुझ पर एतबार है। तुम सोना बनाओगे और हम मिलकर बेचेंगे। मुझे तो सोना बनाना नहीं आता। मैं अभी भी उसकी बात मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सका था। मैं सिखाऊंगी, वो कड़कर बोली, तो खुद ही बना लो तुम, फिर मेरी क्या जरूरत है। उस पर उस औरत की शक्ल देखने वाली थी, मगर वो जिद करते हुए बोली, नहीं तुम ही बनाओगे, मगर वो असली सोना नहीं होगा। हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे उससे खोजना बहुत मुश्किल है कि सोना असली है या नकली। मैंने इनकार कर दिया कि मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगा, मगर वो औरत बजिद थी कि दुनिया तुम्हें कोई अच्छाई के तमगे नहीं देगी अगर तुम ये काम नहीं करोगे। अलबत्ता मैं तुम्हें माला माल जरूर कर दूंगी, इस काम में पकड़े जाने का खतरा बहुत कम है, वगैरह वगैरह। बिलाखिर मैं मान गया, क्योंकि हर जानिब से ही तंग था, ना कोई घर बार, ना ही कोई अपनों का साथ। जिंदगी जीरन पड़ी हुई थी, तो ऐसे में भला मुझसे अच्छाई की तवक्को रखना कहाँ की अक्लमंदी थी। सो मैं मान गया और उस अरबी औरत के लिए हर वो काम करने लगा जो वो मुझे कहती थी, जिसमें सिर्फ सोना बनाना ही नहीं, मुनशियात की स्मगलिंग भी शामिल थी और भी इसी तरह के बुराई वाले काम थे। मैं तो बहुत हैरान था कि एक औरत भला ये सब कुछ कैसे संभाल सकती है, मगर हिम्मत है उसकी। मेरे बैंक अकाउंट में भी 15 साल की उम्र में ही पैसे भरने लगे। एक रोज मुझे पता चला कि भाई का एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं उन्हें पूछने चला गया। भले से उन्हें मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना था, मगर मेरे लिए तो वो वालिदैन का ही दर्जा रखते थे। मैंने भाई को मिलना चाहा तो उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया, जबकि मैं खड़ा होकर उन्हें देखता रहा। भाभी भी पास ही खड़ी थी और फोन पर किसी से पैसों का पूछ रही थी। मैंने उसी लम्हे पैसों का लिफाफा आगे कर दिया, मगर भाई ने सख्ती से वो पैसे लेने से मना कर दिया, तो भाभी ने भी उन पैसों की जानिब नजर उठाकर नहीं देखा। मैंने बहुत मनाने की कोशिश की कि चलें, आज तक आपने मुझ पर जो भी खर्च किया है ये सूद समेत वापस ले लें, मगर भाई की ना हाँ में ना बदली और मैं भी बेदिली से कमरे से निकल आया। बाहर आया तो भाभी डॉक्टर से बात करके जैसे ही फारिग हुई, मैं उनके पास चला आया और हाथ जोड़कर कहा कि भाभी मुझे बताएं मुझसे क्या गलती हुई है, मैं उसे सुधार दूंगा। मगर वो भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। मैं बिलाखिर रो पड़ा और कहा, मैंने हमेशा आपको माँ का दर्जा दिया और कोई बात है शक ना करें, मगर मुझे मेरी गलती बता दें। जिस पर उन्होंने अपने पर्स से एक डायरी निकाल दी। मैंने वो पढ़ी तो दंग रह गया। उसमें वाज़ेह लिखा था कि मैं और भाई सगे भाई नहीं थे। भाई दूसरे शहर में पढ़ता था, जब वापस आया तो अम्मा की वफात हो चुकी थी और मैं भी छोटा सा था। अब्बा ने यही बताया कि तुम्हारा भाई है, सो उन्होंने भाई की तरह ही मोहब्बत की। फिर अब्बा को फांसी हो गई थी।
مگر کس جرم میں نہیں جانتا تھا۔ بھائی کو علم تھا صرف، اور ہم نے اس متعلق کبھی کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ ڈائری ابا کی تھی جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ داؤد اس عربی عورت کا بچہ ہے جس کے لیے میں گارڈ کی نوکری کرتا تھا۔ اس کے سارے مکرو کام جب ایک روز پکڑے گئے تو اس نے سارا ملبہ مجھ پر ڈال دیا اور خود یہاں سے فرار ہو گئی۔ اس نے اپنے بچے کا بھی خیال نہیں کیا تو میں وہ بچہ اٹھا کر گھر لے آیا، مگر اب عدالت نے مجھے پھانسی کی سزا سنا دی ہے، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اپنا کیس لڑ سکوں، اور اب ظاہر سی بات ہے مجھے پھانسی ہو جائے گی اور ساری دنیا میرے بچوں پر تھوکے گی، مگر مجھے پرواہ نہیں ہے۔ خدا جانتا ہے میں اس عورت کی مکرو کرتوتوں سے ناواقف تھا۔ اس کے بعد کے صفحات خالی تھے۔ اسی لمحے مجھے سمجھ آیا جب گھر بدلا تو تبھی یہ ڈائری بھائی کے ہاتھ لگی ہوگی، اور اب وہ عربی عورت میرے پیچھے اس لیے ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ میں نے بھائی کو ساری بات بتا دی مگر وہ سننے پر تیار ہی نہیں تھے۔ بالآخر سن لی تو صاف کہہ دیا میں ایسی عورت کے خون کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دے سکتا جس کی وجہ سے میرا شریف باپ پھانسی پر لٹکا تھا، اور وہی اب تم کر رہے ہو، ہر ناجائز کام جو تمہاری ماں کرتی تھی۔ میں وہاں سے نکل کر سیدھا تھانے گیا اور اپنی نام نہاد ماں اور اپنے خلاف سارے ثبوت دے دیے، جس کے بعد مجھے اور اسے دونوں کو پکڑ لیا گیا۔ مجھے بہت ہی کم سزا ہوئی تھی کیونکہ ایک تو اقرار کیا تھا، دوسرا بہت ہی کم جرائم میں ساتھی تھا، لیکن جتنی بھی کم تھی میرے لیے تو سزا تاحیات ہونی چاہیے تھی، کیونکہ میں اس مکار عورت کا بیٹا جو تھا جس نے نہ جانے کتنے گھر برباد کیے تھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔